अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। डी रिकग्निशन। अच्छा, डी रिकग्निशन नाम से क्या लगता है, बुक्स में से निकाल देना। डी रिकग्निशन में भी ना, जिस तरह पहले मैंने वो इम्पेयरमेंट में भी कहा था कि ये बहुत एडवांस है, तो डी रिकग्निशन भी बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस है। जिन लोगों को ओरिजिनल आईएएस पढ़ने का शौक है तो ये बहुत एडवांस लिखा हुआ है। मैंने फिर भी काफ़ी हद तक कोशिश करके जितना निचोड़ सकता था एग्जाम लेवल को सामने रखते हुए और आई कैप के बुक को सामने रखते हुए, थोड़ा सा ऊंचा ही रखा है। स्टिल ये काफ़ी एडवांस टॉपिक है। डी रिकग्निशन यानी हमने बुक्स में से निकाल देना है। इसमें पहले फाइनेंशियल एसेट्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल एसेट या तो टाइम पूरा हो जाएगा, जैसे हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी डिवेंचर के अंदर और वो डिवेंचर रिडीम हो जाने हैं 31 दिसंबर 2020 को, हो गए रिडीम, तो आते रहेंगे हमारी बुक्स में फाइनेंशियल एसेट? नहीं, ख़त्म हो जाएंगे। तो रिडीम हो गए क्योंकि बस एक्सपायर हो गए, ख़त्म हो गए। या फिर अगर अभी उनका टाइम ख़त्म नहीं हुआ लेकिन हम किसी को बेच दें तो ये भी डी रिकग्निशन है। बेच दें यानी ट्रांसफ़र कर दें। बेचना ट्रांसफ़र के माने में आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है बेचने के अलावा वैसे भी हम ट्रांसफ़र कर दें किसी भी रीज़न पे, किसी कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में, किसी ट्रांजैक्शन के सेटल करने के नतीजे में। हमने कोई चीज़, हमने प्लांट खरीदा था, पैसे नहीं थे, डिबेंचर दे दिए, अपने नहीं किसी के खरीदे हुए थे, इन्वेस्टमेंट दे दी अपनी, तो ट्रांसफ़र हो गया। तो या तो एक्सपायर हो जाए या हम ट्रांसफ़र कर दें। बेचना एक्चुअली ट्रांसफ़र ही है ना, लेकिन ट्रांसफ़र बेचने से ज़्यादा बड़ी टर्म है, तो तब अपनी बुक्स में से हम एसेट को डी रिकग्नाइज कर देंगे। पेज 2 के एंड पे डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट पहला पॉइंट बता दिया मैंने। पॉइंट 1 ओके। इसमें जो पॉइंट ए है कि एक्सपायर हो गया, तो एक्सपायर हो गया तो फिर तो खत्म ही होगा ना, फिर तो इसको मजीद वजाहत की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो पॉइंट बी है ट्रांसफर, इसमें देखना पड़ेगा कि क्या वाकई ट्रांसफर हो रहा है। तो फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफर तब होता है, इसकी मिसाल ऐसे समझिए कि हमने किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया हुआ था, तो चूंकि हम उन डिबेंचर्स के लीगल ओनर थे तो वो डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट क्यों था? हमारा राइट था, राइट टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, इसलिए हमारा वो एसेट था। तो चूंकि हमारा राइट था, अब अगर हमने ये डिबेंचर किसी को बेच दिए तो वो जो हमारा राइट था अब वो किसी दूसरे को ट्रांसफर हो गया ना। तो ये राइट्स दूसरे को ट्रांसफर हो जाना, इसका मतलब एसेट ट्रांसफर हो गया। हमारा जो इन्वेस्टमेंट एसेट था हमारा राइट था, जब हमने किसी को बेच दिया तो वो जो राइट्स हमारे पास थे वो किसी और को ट्रांसफर हो गए। तो अगर राइट्स ट्रांसफर हो गए इट मींस हमने एसेट ट्रांसफर कर दिया। एक और मिसाल, हो सकता है कि हमने जिस कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे थे, एक मिसाल बना रहा हूं, मुझे नहीं पता ऐसा असल में होता होगा कि नहीं होता होगा, मिसाल बना रहा हूं। हो सकता है कि
वो डिवेंचर्स हम रिडीम नहीं कर सकते थे, यानी हम कंपनी को वापस नहीं कर सकते थे। वो हमारे नाम लिखे गए और बस वो हमारे नाम ही हैं। और अगर हम उसको बेचते मार्केट के अंदर कहीं तो शायद कोई ट्रांसफर के ऊपर कोई फीस वगैरह पड़ती, यानी हम वो शेयर्स अगर किसी को बेचते, शेयर्स डिवेंचर्स किसी को बेचते तो उस मार्केट की ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमें पड़ जाती। तो हमने अपने दोस्त के साथ प्राइवेट ट्रांजैक्शन की और कहा कि ये मैं तुम्हें बेच देता हूं, लेकिन चूंकि ट्रांसफर कराने पे खर्चा होगा, ये ना हम आम इंडिविजुअल में ये मोटरसाइकिलें, गाड़ियां, इस तरह की ट्रांजैक्शंस भी ऐसे हो जाती होती हैं। यानी मैंने अगर अपने दोस्त को बाइक बेच दी तो अब उसको पता है कि, मुझे भी पता है कि अगर मैं बाइक ट्रांसफर कराऊंगा उसके नाम तो जाना पड़ेगा एक्साइज के दफ्तर, टाइम ज़ाया होगा, फिर कागज़ ट्रांसफ़र के ऊपर फीस डलेगी। तो चल यार अपना जिगरी है ना, खैर है, बाइक मेरे नाम है, चला वो रहा है, तो बाइक का ओनर मैं हूं, लेकिन मैंने टेक्निकली बाइक बेच दी हुई है। बस खर्चे बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए मैंने लीगल टाइटल ट्रांसफर नहीं कराया। तो अगर मैंने ऐसे ही अपनी इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स अपने किसी दोस्त को बेच दी लेकिन ट्रांसफर नहीं करवाया, तो उसका लीगल ओनर तो मैं ही हूं ना, पैसा तो मुझे आएगा, लेकिन मैंने उसको यह कहा कि मुझे जो भी पैसे आया करेंगे मैं एज इट इज तुम्हारे हवाले कर दिया करूंगा, और अगर पैसे ना आए तो मुझे नहीं पकड़ोगे तुम, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, जो पैसे आएंगे मैं तुम्हें दे दूंगा, है मेरे नाम, क्योंकि ऐसी ट्रांसफर कराएंगे फीस पड़ेगी, ये डिवेंचर तुम्हारे हुए, और मैं जो पैसे कंपनी से लूंगा वो एज इट इज तुम्हें पकड़ा दिया करूंगा। तो ये भी हो गया ट्रांसफर। तो पॉइंट नंबर 2 सारा पढ़ लें, थोड़ा लेंथी है, पेज 2 और पेज 3 पे जा रहा है, कुछ 7-8 लाइनें पेज 3 पे भी जा रही हैं, पढ़ लें सारा एक बार, फिर दोबारा समराइज कर देता हूं। एक बार पढ़ लें फिर दोबारा समराइज कर देता हूं। हाँ जी, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की समरी बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 के बी में लिखा हुआ है कि हम जो राइट है वो अपने पास रखें, जैसे हमने डिबेंचर अपने नाम ही रखे, दूसरे को ट्रांसफर नहीं किए, फीस वगैरह पड़नी थी, लेकिन साथ ही उसके साथ ये वादा किया कि जो हमें मिलेगा वो हम तुम्हें दे दिया करेंगे। अच्छा, अब वो जो वादा है साथ उसकी 3 कंडीशन हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर हमें कंपनी से पैसे ना मिले तो अपनी जेब से हम नहीं देंगे उसको, ये पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ। जो साथ अगला सेंटेंस लिखा हुआ इसका मतलब यह है कि मैंने अपने दोस्त को डिबेंचर बेच दिए,
मेरे पास कंपनी ए के डिबेंचर्स थे, मैंने वो अपने दोस्त को दे दिए, लेकिन वो हैं मेरे नाम। तो एक साल कंपनी ए ने इंटरेस्ट दिया, अगले साल नहीं दिया। एक चीज होती है क्यूमुलेटिव, तो हो सकता है किसी साल उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिया, वो कहें जी हम सॉरी अगले साल दे देंगे आपको इंटरेस्ट। तो मेरा दोस्त कहता है यार मेरा तो किचन का खर्चा चलता है इस पे, तो तुम ऐसा करो मुझे अपने पास से पैसे दे दो। अच्छा, वो जो मैं अपने पास से पैसे दे रहा हूँ वो मैं उसको उधार दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे कंपनी से जब मिले ही नहीं तो मैं उसको आगे कैसे दूं, लेकिन वो मुझे कह रहा है उधार दे दो, तो मैंने फिर उसको उधार दे दिए। तो ये वो उधार वाली बात लिखी हुई है कि शॉर्ट टर्म एडवांस बहरहाल दिया जा सकता है, और अगर कल को कंपनी नहीं देती पैसे तो मैं उसको कहूंगा भाई मेरे पैसे वापस करो। तो ये पॉइंट 1 में लिखा हुआ है। पॉइंट 2 में लिखा हुआ है कि मैं चूंकि अभी भी डिबेंचर्स का लीगल ओनर हूं, लेकिन मैं किसी और को नहीं बेच सकता क्योंकि मैं उसको राइट्स दे चुका। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है, वही वाली पहले वाली बात ही है कि मुझे जो कंपनी से मिलेगा वो फौरन मैं इसको दूंगा। ये नहीं करूंगा कि साल खुद पैसे इस्तेमाल करूंगा और उसके बाद दे दूंगा, नहीं, मैं फौरन पैसे उसको दूंगा। ये तीसरी कंडीशन में लिखा हुआ है। तो अगर ये सारा कुछ पूरा हो रहा है तो उसका मतलब है कि एसेट हो गया ट्रांसफर। एक और बात तीसरे में वो एग्जांपल, जी जी, क्या? तीसरे में एग्जांपल था, अनलेस वो किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर दे जहां से वो पैसे बी के 3 इन एडिशन द एंटिटी इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेन। हो सकता है कि जो पैसे मिलते हों वो हम सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं, शॉर्ट टर्म अपने दोस्त के भले के लिए, जैसे अगर कंपनी से पैसे मिल गए आज, लेकिन दोस्त ने कहा है कि मैं ना अगले हफ्ते आ रहा हूं पाकिस्तान, तो तब मुझे तुम पैसे दे देना, तो अब हमारे पास वो दोस्त की अमानत है, तो हम क्या करेंगे, कहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर देंगे, और उस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे अगर 2-4-500 रुपए कमा लिए वो भी दोस्त के ही होंगे। इसमें अगर रिटर्न वेरिएबल है, इसमें लॉस का भी खतरा है, तो भी किया सिर्फ नहीं, ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, ये लॉस वाली होती नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ट्रेजरी बिल्स। मतलब नहीं कर सकते हम लॉस वाली में, वो कंडीशन पूरी नहीं होगी फिर अगर हम किसी ऐसे पे जी बिल्कुल, क्योंकि हम उस पैसों पे अपना हक नहीं ना जमा सकते। अच्छा जी, अच्छा, अब जो ट्रांसफर है उसमें आगे मजीद टेक्निकल डिटेल में चलते हैं। जो हम एसेट बेच रहे हैं, ट्रांसफर मतलब बेचना, हम जो एसेट बेच रहे हैं क्या वाकई बेच रहे हैं कि नहीं, इस वाकई बेचने में 3 बातें हैं। एक बात कि हां हम जिसको बेच रहे हैं उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड्स का मालिक वो बन गया और सब्सटेंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स का मालिक बन गया। एक बात, नहीं, सब्सटेंशियली और रिस्क एंड रिवॉर्ड का मालिक नहीं बना, रिस्क एंड रिवॉर्ड अभी भी हमारे पास हैं। दूसरी बात, और रिस्क एंड रिवॉर्ड वापस भी नहीं, उसके पास ट्रांसफर भी नहीं हुए और हमारे पास भी, यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड में कंफ्यूजन है। तो फिर अगली बात यह देखनी पड़ेगी कि कंट्रोल किसके पास है। दोबारा सुने, हमारे पास किसी कंपनी के शेयर्स में हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है और हमने वो शेयर्स अपने दोस्त को बेच दिए। कल को शेयर, और हमने शेयर बेचा 50 रुपए का, अगर वो मार्केट में कल को महंगा हो जाता है तो फायदा दोस्त का, सस्ता हो जाता नुकसान दोस्त का। तो उस शेयर की इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स थे बेचने से पहले किसके थे, हमारे, अब बेचने के बाद किसके हैं, दोस्त के। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए ना, ये पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो, हमने अपने दोस्त को शेयर्स बेचे, और आगे इसमें एक चीज लिंक करूंगा मैं, अभी हम पढ़ेंगे, रीपरचेज एग्रीमेंट एक चीज होती है, लेकिन उसको ये कहा कि हमने तुम्हें बेचे जो है ना, ये असल में बस तुम्हारे पास गिरवी रखे हैं, हमने तुमसे एक लोन लेना है, उसके बदले हमने तुम्हें शेयर्स बेच दिए, जब हम लोन वापस कर देंगे तो हमारे शेयर्स हमें वापस कर देना, और इस दौरान जो भी वैल्यू कम ज्यादा हुई होगी वो हमारी। दोबारा सुने, हमने अपने दोस्त से लोन लिया और गिरवी के तौर पे शेयर्स उसको बेच दिए, कागजों में बेच दिए, लेकिन साथ ही ये कहा कि शेयर्स हमें वापस चाहिए होंगे जब हम तुम्हें लोन वापस कर देंगे, और वापस क्या पता शेयर्स कल को बहुत सस्ते हो गए हो,
तो दोस्त का नुकसान हो जाएगा। तुम कहेंगे नहीं, हम वापस आज 50 का बेच रहे हैं, वापस हम तुमसे 60 रुपए का लेंगे, तुम्हें कोई फायदा नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। तो अब हमने क्या किया, उस शेयर के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स अपने पास ही रखे। पहला सिनेरियो, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए। दूसरा सिनेरियो, रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे पास ही रहे। तीसरा सिनेरियो, अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर भी नहीं हुए और हमारे पास भी नहीं है, कंफ्यूजन है कि पता नहीं रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके पास है, तो फिर अगली चीज ये देखनी पड़ती है कि कंट्रोल किसके पास है। कंट्रोल मतलब मर्जी किसकी चलेगी। अगर मर्जी हमारी चलेगी तो फिर वो हमारा एसेट है, और अगर मर्जी हमारी नहीं चलेगी तो फिर हमने एसेट बेच दिया। ये जो सारा कुछ मैंने ज़बानी बताया, एक दफा और ज़बानी सुन लें, फिर मैं पढ़ाता हूं। जो शेयर्स हमारे पास थे, अगर हमने वो बेच दिए और बेचने के बाद उस शेयर्स के नफे नुकसान का मालिक वो दोस्त बन गया, तो फिर वाकई शेयर्स बिक गए। लेकिन दूसरा सिनेरियो, अगर हमने शेयर्स बेचे जरूर हैं लेकिन नफे नुकसान का मालिक अब भी हम ही हैं। ये कैसे होगा, ये भी रेपो एक ट्रांजेक्शन पढ़ाता हूं, उससे पता चलेगा। तो हमने शेयर्स पे नहीं बेचे। तीसरा सिनेरियो, रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे हैं या दूसरे के हैं, अभी पता नहीं चल रहा। चलो फिर फैसला कंट्रोल की बेस पे करते हैं कि मर्जी किसकी चल रही है, कंट्रोल। अगर मर्जी हमारी चल रही है अब भी, इसका मतलब वो हमारे हैं, और अगर अब हमारी मर्जी नहीं चल रही तो उसका मतलब फिर वो हमारे नहीं। क्या मिक्सचर हो सकता है कि वो भी इस रिस्क एंड रिवॉर्ड का मालिक हो, थोड़े बहुत हम भी हों, यानी कुछ हमारे पास भी हैं, कुछ उसके पास भी हैं। आप इसके एग्रीमेंट हो सकता है, कुछ अमाउंट हो सकती है कि जो शेयर की इतनी गेन आएगा उसमें से कुछ पोर्शन हमारा भी होगा, कुछ तुम्हारा भी होगा। लॉस आएगा तो कुछ पोर्शन हमारा भी होगा, तुम्हारा भी होगा। तो फिर उसमें मर्जी पे फैसला करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको पॉइंट नंबर 3 बताया है। इनमें आप ऐसा करिए कि एग्जाम्पल्स भी पढ़िएगा, तो जो नहीं समझ आएंगी फिर मैं वो समरी तो बता ही दूंगा। तो पॉइंट नंबर 3, पेज नंबर 3 पे डी रिकग्निशन का पॉइंट नंबर 3, उसके नीचे ABC, ये आप सारा पेज पढ़ लें, पेज नंबर 3 सारा पढ़ लें।
हाँ जी। अच्छा, इसमें जो मिसालें हैं वो देखें, टूटी फूटी जितनी समझ आ जाए कोशिश कर लेता हूँ। पॉइंट नंबर 3, पहला सिनेरियो कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए। पहली एग्जांपल, अनकंडीशनल सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट। अनकंडीशनल सेल का मतलब है कि हमारे पास कुछ शेयर्स थे, हमने किसी को बेच दिए, अब वो उनका जो मर्जी करे, हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, ये अनकंडीशनल सेल है, तो बस सेल हो गई, बात खत्म। बी, हमने शेयर्स बेचे और उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि साल बाद या 6 महीने बाद या 2 महीने बाद, कोई भी टाइम पीरियड के बाद हमारा हक है कि हमने जिसको शेयर्स बेचे हैं, अभी मजबूरी थी, पैसे नहीं थे हमारे पास, मजबूरन बेचने पड़े, लेकिन एक टाइम एग्री हो गया कि उतने टाइम के बाद हमारा हक है कि हम उससे शेयर्स वापस खरीद सकते हैं। अच्छा, अब जब वापस खरीदने की प्राइस तो वो उसी दिन तय होगी और वो उस दिन की फेयर वैल्यू होगी। यानी आज हम बेच रहे हैं, ये एक फेयर ट्रांजैक्शन है, और कल को खरीदेंगे, ये एक अलहदा फेयर ट्रांजैक्शन होगी, तो बस बिक गया आज। अगर होता ना कल की प्राइस हम आज ही तय कर लेते, फिर कुछ गड़बड़ होती। अगर हमने कोई प्राइस तय नहीं की, बस कह दिया कि कल देखेंगे, जो फेयर वैल्यू हुई उसकी बेस पे फैसला करेंगे हम खरीदना चाहते हैं कि नहीं खरीदना चाहते, तो इसके बारे में भी यही कहा जाएगा कि रिस्क एंड रिवॉर्ड्स का मालिक वो है। तीसरी मिसाल है सी। अच्छा, ऑप्शंस हमने अभी पढ़ ही लेनी है हेजिंग के अंदर। पुट ऑप्शन होती है कुछ खरीदने कुछ बेचने की ऑप्शन, कॉल ऑप्शन होती है कुछ खरीदने की ऑप्शन। हमने आज किसी को शेयर्स, हमारे पास कुछ शेयर्स थे, वो हमने बेच दिए और हमने 40 रुपए का शेयर आज बेच दिया, और मार्केट में ये 40, 45, 50 इसके आसपास ही होता है, और साथ ही एग्रीमेंट के अंदर हमने अपने पास एक कॉल ऑप्शन रखी। कॉल ऑप्शन यानी खरीदने की ऑप्शन, और हमने कहा कि कल अगर हम चाहें तो तुमसे ये शेयर वापस खरीद सकते हैं 150 रुपए का। वो शेयर जो मार्केट में होता ही 40, 45, 50 का है, हम कह रहे हैं कि कल अगर हम चाहें तो हम तुमसे 150 रुपए का वापस खरीद सकते हैं। कुछ चांस लग रहा है कि कल को हम खरीदेंगे, हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे? तब बिल्कुल भी नहीं लग रहा। वो शेयर जो मार्केट में 40-45 रुपए का मिलता है, हम कह रहे हैं 150 रुपए पे खरीदने के हमारे पास ऑप्शन है, तो ये कहलाती है कि ये एक ऑप्शन है जो डीप आउट ऑफ द मनी है, यानी बड़ी ही दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं है कि इस ऑप्शन को हम एक्सरसाइज करेंगे। ये है डीपली आउट ऑफ द मनी, यानी बड़ी ही बेकार ऑप्शन है, ये एक्सरसाइज होने का चांस है ही नहीं। ये तीसरी मिसाल है। बी सिनेरियो है कि हमने अपने पास रिस्क एंड रिवॉर्ड अभी रखे हुए हैं। कैसे? पहली मिसाल, हमने शेयर्स बेचे और साथ ही साथ ये भी तय कर लिया कि आज हम आपको 40 रुपए का शेयर बेच रहे हैं, आज हम कर रहे हैं सेल, और कल को यानी लेट से 6 महीने के बाद हम आपसे ये शेयर वापस 48 रुपए का खरीद लेंगे। 6 महीने के बाद हम वापस 48 रुपए का खरीद लेंगे। इस दिन ये मार्केट में चाहे 800 रुपए का हो, हम 48 का खरीदेंगे, चाहे 8 रुपए का हो, हम 48 का खरीदेंगे। हमने आज ही प्राइस तय कर ली, तो वो जो कल को रीपरचेज की प्राइस है, ये फेयर लग रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने तो कहा कि फिक्स हम 48 का खरीदेंगे, और यकीनन ये तभी होगा जिसको आज बेचा है उसने कल को जब हमें वापस बेचना होगा। देखें टेक्निकली हो क्या रहा है, हम किसी पार्टी को आज शेयर बेच रहे हैं और 40 रुपए मिल रहे हैं, कल को उससे हम 48 रुपए का शेयर खरीद लेंगे, तो शेयर वापस ले लेंगे और पैसे दे देंगे। तो क्या ट्रांजैक्शन हुई? आज उससे 40 रुपए लिए, 6 महीने बाद 48 वापस कर दिए, तो आज 40 लिए, कल को ज्यादा वापस कर दिए, तो ये बोरो ही हुआ ना। तो ये ट्रांजैक्शन होती ही वहां है जहां सिक्योर्ड बोरिंग हो रही होती है। तो इसमें जब कल को पैसे वापस किए जाएंगे तो वो इससे ज्यादा ही होंगे ना, तभी बोरिंग है ना। तो ये जो ज्यादा है ये उस पार्टी का एक लेंडर रिटर्न है, यानी वो हमें लेंड कर रहा था। लेट से उसने कहा जी मैं तो 20% इंटरेस्ट लूंगा आपसे। नहीं, तय है।
हमने लेना है, हम बाउंड हैं। वो बेच भी सकते हैं, तो जबरदस्ती बेचेगा भी। हाँ बेचेगा। ठीक है। ये सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट होता है। इसमें चूंकि प्राइस फिक्स हो गई, या फिर हो सकता है वो कहे कि तुम मुझे जब भी बेचोगे, जब भी दिस प्लस 20% पर एनम, तो ये भी रिस्क एंड रिवॉर्ड के मालिक अब भी हम ही हैं, क्योंकि उसको तो कोई नुकसान होने जा ही नहीं रहा। मार्केट में शेयर 48 की बजाय 50 पैसे का मिलना शुरू हो जाए, वो फिर भी हमें 48 का ही बेच रहा है, और उसको कोई बहुत फायदा भी नहीं होने जा रहा। मार्केट में शेयर 500 का हो जाए, वो मैं फिर भी 48 का बेच रहा है। तो इसका मतलब है कि ये रिस्क एंड रिवॉर्ड के मालिक अब भी हम हैं। ये मिसाल ए लिखी हुई है। बी मिसाल ये भी इसी तरह की होती है कि हम ये शेयर्स उधार दे देते हैं और उधार के फिर उसके हिसाब से पैसे आ जाते हैं। सी ये स्वैप है, ये पढ़ना है अभी। डी ये जो पहले मैंने बात की थी उसका उलट है, यानी ये डीप इन द मनी ऑप्शन है। जैसे एक शेयर है जो मार्केट में पहले ही 90 रुपए का है, हमने वो 40 का बेचा, और आगे भी उम्मीद है कि वो शेयर मार्केट में 120 प्लस तो हो ही जाना है, लेकिन साथ ही साथ हमने कॉल ऑप्शन रख ली कि हम 48 का खरीद सकते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन फायदे वाली ऑप्शन है ना, ये होती है डीप इन द मनी ऑप्शन। तो हमने ये सारी अरेंजमेंट फेयर वैल्यू को तो सामने रख के की ही नहीं है, शेयर की तो यहां पर वैल्यू ही नहीं लग रही, असल में हम बोरोइंग ही कर रहे हैं। तो ये भी मिसाल है कि ये फिर सेल नहीं हुई है। हाँ, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। और जो मिसाल ई है, इसका मतलब ये है कि ये भी पढ़ाना है वैसे आपको भी, फैक्टरिंग। फैक्टरिंग पहले पढ़ा होता है किसी लेवल पे? नहीं, फैक्टर नहीं, ये भी आपको मैंने पढ़ाना है। फैक्टर ये होता है कि हमारे पास कुछ रिसीवेबल्स थे, हमने एक मोस्टली बैंक होते हैं, हमने बैंक को कहा कि तुम हमारे ये डेटर खरीद लो, पैसे हमें अभी दे दो, और जब कल को डेटर से पैसे मिलेंगे तुम रख लेना। ये है फैक्टर। हमें उस बैंक ने सर्विसेज दी हैं कि वो हमें आज ही पैसे दे रहा है जो कल को डेटर से मिलना है, तो उस बैंक को क्या फायदा? चार्जेस लेगा। इन अदर वर्ड्स हमें पैसे आज थोड़े देगा, और कल को फिर वो कस्टमर से आए हुए सारे पैसे उसको मिल जाएंगे। जैसे फर्ज करें कल को कस्टमर से 100 रुपए आना है, तो बैंक हमें आज 85 रुपए दे देगा और कहेगा बस ठीक है कल को मैं 100 रुपए ले लूंगा। ये फैक्टरिंग कहलाता है। कल को अगर डेटर बैंकरप्ट हो गया, तो बैड डेट हो गया, तो इसमें एक चीज होती है फैक्टर विद रिकोर्स, एक होती है विदाउट रिकोर्स। विद रिकोर्स ये मैंने लिखी हुई आगे अंग्रेजी। विद रिकोर्स ये होता है कि बैंक जिसको हमने डेटर दिखा के पैसे लिए थे, विद रिकोर्स का मतलब है कि अगर डेटर कल को पैसे नहीं दे पाता, तो बैंक ने तो आज हमें 85 दे दिए थे ना, कल हम बैंक को 85 वापस करेंगे। ये एग्जाम्पल ई में ये लिखा हुआ। ठीक है, ये एग्जाम्पल ही है। और अगर सी सब्सटेंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को हम नहीं असेस कर पा रहे, तो हम कंट्रोल देख के फैसला करेंगे कि मर्जी किसकी चल रही है। तो अगर मर्जी हमारी चल रही है तो हमारा एसेट है, अगर मर्जी हमारी नहीं चल रही है तो फिर वो हमारा एसेट नहीं है। ये सिनेरियो 1 और 2 लिखे हैं आगे। यार एक बंद कर दें ऐसी, ये वाला। डी रिकग्निशन पे आके हमने एसेट को बुक्स में से निकालना है। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब यहां पर टेक्निकल बात क्या है? इतनी भी टेक्निकल यानी इम्पॉसिबली टेक्निकल नहीं है, ये बचपन में भी आपको आता है काम। जैसे जब कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बेचना होता है, तो जिस डेट तक बेचना होता है पहले उस डेट तक उसको अपडेट करते हैं। डेप्रिशिएट करना है तो डेप्रिशिएट करेंगे, यानी जो जो अकाउंटिंग फॉलो कर रहे थे पहले उस डेट तक उसकी अकाउंटिंग फॉलो होती है, फिर कैश से डिफरेंस लेके प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल निकलता है। यही काम यहां भी होगा। जो पहले हमने सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पढ़ी हुई है, यानी अगर एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड है तो एमोर्टाइज कॉस्ट का टेबल बनता है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो फेयर वैल्यू पे अपडेट होता है, फेयर वैल्यू थ्रू P&L है तो फेयर वैल्यू पे अपडेट होता है।
जब मैंने आपको ये टॉपिक पहले पढ़ाया था तो मैंने चूंकि तब नॉर्मल हालात पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पर लिखा था कि एट ईच रिपोर्टिंग डेट, जबकि स्टैंडर्ड में ईच रिपोर्टिंग डेट नहीं है। मैंने आपको तब चूंकि नॉर्मल हालात ऑनगोइंग हालात पढ़ाने थे तो मैंने उसमें आपको एट रिपोर्टिंग डेट लिख के दिया था अपने जो नोट्स दिए थे। असल में स्टैंडर्ड में एट रिपोर्टिंग डेट नहीं है, असल में स्टैंडर्ड में लिखा है कि जब भी सब्सिक्वेंटली मैयर करना पड़ा तो वो ऐसे ऐसे करना। फर्क पता चल रहा है? कब करना पड़ेगा? जब भी करना पड़ा, जो भी रूल हुआ जिस भी तहत करना पड़ा, जैसे रिक्लासिफिकेशन डेट पे कर रहे थे हम तो उस डेट पे करना पड़ रहा था ना, तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाला तरीका है तो उसका मतलब ओसीआई में जाएगा। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाला तरीका मतलब फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में जाएगा। यानी जब भी सब्सिक्वेंटली मैयर करना पड़ा उन्हीं तरीकों से करेंगे जैसे पहले पड़ा था। तो अब ये जो पॉइंट नंबर 4 अगले पेज पे देखिए, पॉइंट नंबर 4 अगले पेज पे, पेज नंबर 4 के टॉप पे प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल निकालना है। जितना कैश मिल रहा है वो उसमें से क्या माइनस करेंगे? एसेट की कैरिंग अमाउंट। कब की कैरिंग अमाउंट? उस दिन की कैरिंग अमाउंट, यानी उस दिन पे पहले सब्सिक्वेंट मेजरमेंट लगानी पड़ेगी। यानी अगर अमॉर्टाइज कॉस्ट है तो उस दिन तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है तो उस दिन की फेयर वैल्यू पे अपडेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट के बगैर या इंटरेस्ट के साथ? इंटरेस्ट के बाद फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। नहीं, ओसी। अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो अगेन इंटरेस्ट के साथ फेयर वैल्यू पे अपडेट करना पड़ेगा, और फेयर वैल्यू पे अपडेट करके जो गेन लॉस है वो ओसीआई में ले जाना पड़ेगा। हो गया अपडेट। अब उसके बाद फिर देखेंगे कि डी रिकग्निशन में मजीद कोई गेन लॉस है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो अभी आप भी कर लोगे यार, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों कर लें, लेक्चर पॉज कर लें और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों कर लें। बड़े मैंने कंप्रिहेंसिव सवाल बनाए हुए, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, अमॉर्टाइज कॉस्ट, सब कवर हो रहा है इसके अंदर। क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 दोनों कर लें, लेक्चर पॉज कर लें और क्वेश्चन 4 और 5 दोनों सॉल्व कर लें अभी। हाँ जी, क्वेश्चन 4 में तो कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 4 तो बहुत ही सीधा सा था। इसमें हमने क्या करना है, बेचते हुए पहले उसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है। अच्छा, फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है, फेयर वैल्यू पे, जितने का बेच रहे हैं उस पर अपडेट नहीं करना, फेयर वैल्यू पे। तो हम 65 रुपए का बेच रहे हैं लेकिन फेयर वैल्यू 68 रुपए है, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट का भी फेयर वैल्यू अपडेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमने सिंपली इसको 68 रुपए पे अपडेट करना है। लास्ट ईयर 62 पे था तो वहां से फिर इसको 68 पे लेके आना है, चाहे वो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाला हो चाहे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाला हो। हाँ, फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि पार्ट बी के अंदर चूंकि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल था तो हम उसको पीएनएल में लेके जा रहे हैं, और पार्ट बी के अंदर चूंकि ओसीआई था तो ओसीआई में लेके जा रहे हैं। अपडेट कर लिया। अब उसके बाद अगला काम, जितना नेट कैश मिलेगा वो डेबिट, और प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट क्रेडिट। ये क्वेश्चन 4 है। अच्छा, वो जो सवाल में मैंने करेक्शन कराई थी ना, वो जून 2018 कंगारू लिमिटेड, उस सवाल में टेक्निकल मसला ये है कि जितने के बेचे हैं ये नहीं कहा कि फेयर वैल्यू है। चलो फर्ज करो हम मान लें कि हाँ ये फेयर वैल्यू है, तो उसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करने का जो गेन लॉस था वो ओसीआई में जाना था। पीछे सोल्यूशन में क्या किया हुआ है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी उसी के अंदर डाली हुई है और फिर उसको फेयर वैल्यू के अंदर डाला हुआ, वो सही नहीं है ओसीआई के अंदर। तो या तो उसमें हम ये अज्यूम कर लें कि फेयर वैल्यू नहीं पता तो बस ठीक है, ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे अपडेटेड ही समझें, और उसके बाद जो गेन लॉस है वो पीएनएल में डलेगा। या अगर अज्यूम करते हैं कि जितने का बेच रहे हैं वो फेयर वैल्यू है, तो फिर जितने का बेच रहे हैं उसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करके ओसीआई में लेके जाएंगे, और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऊपर से पड़ रही हैं वो अलहदा लॉस ऑन डिस्पोजल होगा। ये मैं कंगारू लिमिटेड वाले सोल्यूशन की बात कर रहा हूं।
मैंने क्लास में कहा था कि उसका सोल्यूशन ठीक कर लें। उसमें रियलाइज्ड गेन जो कंपनी बी के शेयर्स बेचे थे उनको ओसीआई में डाला था, मैंने कहा था पी&एल में डाल लें। दो अजम्पशन ले सकते हैं। अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि जितने का बेच रहे हैं वही फेयर वैल्यू है तो ठीक है, फिर उसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करके ओसीआई में लेके जाएं। फेयर वैल्यू पे अपडेट करके, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे अपडेट करके नहीं, फेयर वैल्यू पे अपडेट करके। और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं बेचते हुए की उनको अलग से एक्सपेंस चार्ज करें। या तो ऐसे कर लें या फिर ऐसे कर लें कि फेयर वैल्यू का नहीं पता तो जो बुक्स में है ऑलरेडी बस वो फेयर वैल्यू है और जो भी इंक्रीज डिक्रीज है वो पी&एल में ले जाए। तो कंगारू लिमिटेड में मैंने ये करेक्शन कराई, कमेंट किया है। और क्वेश्चन 4 में ओके और कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में चूंकि बेचने की डेट 4 महीने गुजरने के बाद है, यानी साल के 4 महीने गुजरे हैं, तो आपने उन 4 महीनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो जब उन 4 महीनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने वर्किंग में टेबल बनाया हुआ है, तो उसमें पेमेंट तो कोई नहीं आ रही, तो सिर्फ इंटरेस्ट ही है 4 महीने का, जिसकी वजह से उस डेट तक क्लोजिंग बैलेंस 215644 हो गया। अगर अमोर्टाइज कॉस्ट है तो बस यही कैरिंग अमाउंट थी, और अगर फेयर वैल्यू है तो उस दिन की फेयर वैल्यू पे पहले इसको अपडेट किया 2,36,000 पे, फिर जो इंक्रीज डिक्रीज आई उसको ओसीआई में लेके गए, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल की एंट्री की है। और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में एक और रूल पढ़ाया था पहले, अभी दोबारा नोट्स में नहीं लिखा हुआ, ये पहले बता चुका हूं आपको कि जब भी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाला डेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, एसेट बेचा जाएगा तो जो भी उसका क्यूमुलेटिव गेन लॉस ओसीआई में था वो वहां से निकाल के पी&एल में रिक्लासिफाई होगा। ये मैं पहले बता चुका हूं, पुराने नोट्स में देखिए बात लिखी हुई है। तो ये आखिरी एंट्री वो वाली की है कि जो भी इसका क्यूमुलेटिव फेयर वैल्यू गेन लॉस पड़ा हुआ था ये वहां से रिक्लासिफाई हुआ है पी&एल में। ये पुरानी बताई हुई बात थी, ये आज वाले नोट्स में दोबारा नहीं लिखी हुई है बात मैंने, ये मैं पहले चूंकि लिख के दे चुका हूं इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखी। ये कैसे फैसला था ये कि क्या पी&एल से गुजार ले और डायरेक्टर यहां पे रिटेन, ये क्या कैसे फैसला होता है? मतलब क्या चीज रोकती है इसको कि जब हम कहते हैं किसी को कि पी&एल में ले जाओ आप? देखो इसमें तो ये है कि अमोर्टाइज कॉस्ट, ये आईएएस ने कहा है कि अमोर्टाइज कॉस्ट पे चलते हुए जो जो कुछ पी&एल में जाना है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई चलते हुए भी वही वही जाना है। तो ये भी तभी पूरी हो पाएगी बात अगर हम सारा रिक्लासिफाई करेंगे पी&एल में, तो ही ये बात पूरी हो पाएगी। अब उसने दोनों को सेम क्यों रखा है पता नहीं, उनकी मर्जी बड़े बूढ़ों की। पैसे वो जो क्योंकि हम पहले जो सरप्लस एक क्रिएट किया करते थे उसको तो नहीं ना पैसे दोबारा पी&एल वो ये कि रियलाइज नहीं हुआ, वो नहीं, वो जब रिलायंस हो भी जाता था तो पी&एल फिर भी पी&एल में नहीं लाते थे क्योंकि हम डेप्रिसिएशन पूरी चार्ज करते थे। तो अब उसकी क्या रीजन है पता नहीं। वो क्वेश्चन 5 में नहीं कोई मसला। डी रिकग्निशन में नोट्स पे आ जाए वापस दोबारा। डी रिकग्निशन के अंदर हम पार्ट्स भी डी रिकग्नाइज कर सकते हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि हमने जो डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया हुआ था, अपने दोस्त को डिबेंचर्स पूरे बेचने की बजाय ये कहा कि 50% तुम्हें बेच देते हैं हम, तो 50% हमारा 50% उसका। हुआ क्या करेगा, जब कल को कंपनी से इंटरेस्ट आया करेगा तो आधा हम खुद रखा करेंगे, आधा दोस्त को दे दिया करेंगे। हमने 50% बेच दिया, तो जब 50% बेच दिया, इसी तरह कल जब रिडेम्पशन पे प्रीमियम वो रिडेम्पशन पे पैसे वापस मिलेंगे तो आधे खुद रखेंगे, आधे दोस्त को दे देंगे। तो ये हो गया पार्ट, यानी पार्शल डी रिकग्निशन। इसकी क्या काउंटिंग करें, उस पार्ट को निकाल देंगे। यानी हमारे पास जो अमोर्टाइज कॉस्ट आ रही थी उसमें से आधा निकाल देंगे, तो आइंदा से फिर आधा इंटरेस्ट हुआ करेगा, आधी कैश फ्लो आया करेगा, बाकी तो उसको दे दिया करेंगे। तो ये आगे पॉइंट 5 में लिखा हुआ, नोट्स में पॉइंट नंबर 5 में यही सारा कुछ लिखा हुआ। बस सिंपली क्या होगा कि वो पोर्शन की एंट्रीज हो जाएंगी। क्लोजिंग बैलेंस में फिर ध्यान रखना पड़ेगा टेबल में निकाल दो, हम वो खत्म ही कर देंगे, यानी उस पोर्शन को खत्म कर देंगे, हमारा बैलेंस अब आधा रह जाएगा। पहले तो हम वही क्लोजिंग लेके नीला। हाँ, अब उसमें से आधा डिस्पोज ऑफ करके अब बाकी आधा रह गया, आइंदा वो टेबल में चलेगा। अच्छा, इसमें ना एक चीज लिखी हुई है इसी पार्ट के हवाले से ही कि अगर आधा
हम अमोर्टाइज कॉस्ट से नहीं, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे थे। आधा बेच दिया दोस्त को, आधा दोस्त को बेच दिया, तो आधे को बुक्स में से निकाल देते हैं, तो वो जो क्यूमुलेटिव फेयर वैल्यू गेन लॉस पड़े हुए थे डी रिकग्निशन पे, उनको हम रिक्लासिफाई करते हैं ना पी&एल में, तो आधे डिवेंचर बेच दिए। देखें आधे डिवेंचर वाली बात दोबारा सुने, ये नहीं कहा मैंने कि 4000 डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया था 2000 बेच दिया, ये नहीं कहा मैंने कहा है हमने 50% राइट्स बेच दिए, दोस्त से पैसे लेके उसको 50% राइट्स बेच दिए, इस तरह कि उन डिवेंचर से जो इंटरेस्ट मिला करेगा उसमें से आधा खुद रखेंगे, आधा उसको देंगे, जो रिडेम्पशन पे पैसा आएगा आधा खुद रखेंगे, आधा उसको देंगे। ये है कि हमने एसेट का पार्ट डी रिकॉग्नाइज कर दिया। तो वो जो इसके ऊपर पूरा फेयर वैल्यू गेन लॉस पड़ा हुआ था वो तो आधा हमारा नहीं है ना, तो आधा फिर रिक्लासिफाई हो जाएगा पी&एल में। ये इसके नीचे डब्बे के अंदर लिखा हुआ मैंने, ये जो डब्बे में लिखा है ना रिक्लासिफिकेशन ऑफ क्यूमुलेटिव गेन, ये पढ़ लें डब्बा। ट्रांसफर की डेट वाली फेयर वैल्यू की बेस पे जी रिकॉर्ड जब किया हुआ, लेकिन वो तो वही वाली बात आ गई ना कि हम इसको बेच रहे हैं, तो जब बेच रहे हैं तो उस दिन अपडेट करना है ना उसको, अभी अभी पढ़ा डी रिकग्निशन के अंदर, तो उसको जो अपडेट करना है फिर वो रिक्लासिफाई हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो डी रिकग्निशन है ना एसेट्स की, इनमें दो ट्रांजेक्शंस हैं जो एग्जाम में अलहदा से टेस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें एक है रीपरचेज एग्रीमेंट यानी सेल एंड रीपरचेज, और एक है फैक्टरिंग। इन दोनों को एक एक करके देखते हैं। पहले बात करते हैं रीपरचेज एग्रीमेंट की। ये जो मैंने इसी पेज के ऊपर पेज 4 पे ही ये डब्बा बना के सम इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन फॉर एग्जाम, सबसे पहले लिखा हुआ रेपो ट्रांजेक्शन। अच्छा, अब रेपो ट्रांजेक्शन में क्या होता है? ये होती है सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट। अभी मैंने पहले मिसालें भी दी थी। अगर तो सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट फेयर है, फेयर से मुराद ये है कि हमने आज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की हुई थी, आज वो बेच दिए मार्केट वैल्यू पे, और जिसको बेचे उससे एग्री किया कि 6 महीने के बाद हम ये शेयर्स आपसे वापस खरीदेंगे, और कितने के खरीदेंगे? जो तब की मार्केट वैल्यू होगी। तो ये दोनों फेयर ट्रांजेक्शन है ना, तो इसलिए आज बेचना बाकायदा बेचना है, और हम इसको बेचना मान लेंगे, और जब कल को खरीदेंगे तो वो तब को खरीदना होगा। तो आज का बेचना बेच दिया, कल को खरीदेंगे तो उसको हम बाद में कल को इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे। ये कोई इशू वाली बात नहीं है। इशू वाली बात तब है जब हमने आज शेयर्स बेच दिए और ये कहा कि हम आपसे साल बाद ये शेयर्स वापस खरीदेंगे, और आज 40 का बेचा है, कल को 48 का खरीदेंगे। हमने आज ही प्राइस तय कर ली, या तो ये कि प्राइस तय कर ली, या हमने उनसे एक रेट एग्री कर लिया कि जब भी कल को खरीदेंगे आज जितने का बेचा था प्लस 5% पर मंथ। तो ये फिर फेयर ट्रांजेक्शन नहीं है। फेयर ट्रांजेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम कल को खरीदेंगे तो कल को हम उतने का तो खरीदेंगे नहीं जितना मार्केट में रेट चल रहा होगा। हो सकता है मार्केट में वो 2 टके का बिक रहा हो, लेकिन हम उसको खरीद रहे हैं 48 रुपए का। हो सकता है कल को मार्केट में वो 1000 रुपए का हो, लेकिन हम खरीद रहे हैं 48 रुपए का। तो इसलिए हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड तो अपने पास ही रखे। तो ये वो सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट है जो इन सब्सटेंस सेल ही नहीं हुआ आज, इन सब्सटेंस ये एक लोन है। तो जब ये एक लोन है तो हम इसकी लोन वाली अकाउंटिंग करेंगे। ये जो मैंने रेपो में लिखा हुआ है 6-7 लाइनें, ये पढ़ लें, फिर इसका सवाल कराता हूं। रेपो ट्रांजेक्शन में जो 6-7 लाइनें लिखी हैं, यही सब मैंने आपको बताया है। पढ़ लें एक बार, फिर मैं इसका सवाल करा देता हूं।
इसका एक बिल्कुल सादा सा सवाल देख लें। हमने 1 जनवरी 20 को सेल कर दिए, हमारे पास मौजूद थे 800 शेयर्स फॉर ₹40 पर शेयर, और साथ ही साथ एंड एग्रीड टू रीपरचेज ऑन 31 दिसंबर 20 फॉर 48 पर शेयर। तो क्या ये फेयर कल को खरीदना होगा? हमने आज ही प्राइस तय कर ली और वो इससे ज्यादा है, तो हो क्या रहा है कि हम इन सब्सटेंस बोरो कर रहे हैं। कैसे? हम आज पैसे कितने ले रहे हैं? आज हम कितने पैसे ले रहे हैं 1 जनवरी 20 को? हम कैश ले रहे हैं, 800 शेयर्स हैं और 40 का एक, 32,000। इतने हमें पैसे मिल रहे हैं। लेकिन आज जब हमने शेयर्स नहीं बेचे थे तो इस शेयर्स के रिस्क एंड रिवॉर्ड के मालिक कौन है? हम हैं। और बेशक लीगली हम बेच रहे हैं, लेकिन जिसको बेच रहे हैं उसको तो कोई रिस्क ही फेस नहीं करना पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उसका शर्ती 8 रुपए प्रॉफिट है, तो उस बंदे को तो रिस्क फेस करना ही नहीं पड़ा। और कल को अगर मार्केट में ये सस्ते हो या महंगे, हमें तो 48 की होंगे ना, तो हमें अगर कल को 48 के मिलेंगे तो इवन स्टिल रिस्क हमारा ही है। हो सकता है मार्केट में ये 20 के हो, हम फिर भी 48 के खरीद रहे हो सकता है मार्केट में ये 1000 रुपए का हो, हमें फिर भी 48 का मिल रहा हो। तो फायदा भी हमारा, नुकसान भी हमारा। तो इस ट्रांजैक्शन से पहले भी फायदे नुकसान के हम मालिक थे, और बेचने के बाद भी हम ही मालिक होंगे। यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड तो ट्रांसफर ही नहीं हुए। तो टेक्निकली हमने शेयर्स बेचे ही नहीं, टेक्निकली हमने लोन लिया है। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट नहीं होगी, हमने बेचे ही नहीं शेयर्स। और जब साल के बाद हम शेयर्स वापस खरीद लेंगे तो कहने को हम शेयर्स खरीद रहे होंगे, लेकिन असल में हम लोन वापस कर रहे होंगे। तो लोन वापस कर देंगे साल बाद 32,000, लेकिन पैसा जेब से कितना जा रहा होगा? 48। देखें कितना, 38,400। अब ये जो 38,400 हमारी जेब से जा रहा है, तो ये 6,000 ज्यादा क्यों जा रहा है? इंटरेस्ट। तो साथ इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा 6,400। ये रेपो ट्रांजैक्शन है जो कि इन सब्सटेंस लोन है। पहचान क्या है? पहचान ये है कि हम जितने का आज बेच रहे हैं वो तो पता ही है, और कल जितने का खरीदेंगे ये भी आज ही तय है, जो इससे ज्यादा ही है। तो फिर ये रीपरचेज ट्रांजैक्शन इन सब्सटेंस सेल ही नहीं है, ये इन सब्सटेंस एक लोन है। ये हो गया 2 साल का हो, तो फिर 2 साल का इकट्ठे इंटरेस्ट भी नहीं नहीं, फिर साल का अलग अलग, फिर हर साल का अलग अलग, वो भी सवाल में लाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लें, मैं बोर्ड पे करता हूं। क्वेश्चन 6 पढ़ लें, मैं करता हूं बोर्ड पे।
हाँ जी, पढ़ लिया। अच्छा, अब इस पे देखें, हमारे पास कुछ डिबेंचर्स हैं, हमने ख़रीदे थे 1 जनवरी 18 को, और डिबेंचर्स हैं और इसके बारे में तरीका नहीं बताया, तो यकीनन हमने अमोर्टाइज कॉस्ट पे ही रखे होंगे। तो हमारी बुक्स में ये इन्वेस्टमेंट आ रही थी। 1 जनवरी 19 को हमने बेच दिए लीगली, लेकिन आप इनकी टर्म्स देखें अगर, तो चूंकि हमने प्राइस अभी तय कर ली और वो आज वाली प्राइस से ज़्यादा है और हम अभी तय कर चुके, तो कल को दोबारा ख़रीदना तो फेयर ही नहीं है। तो फिर ये इन सब्सटेंस एक बोरोइंग है। तो आज हम अपने पास से इन इन्वेस्टमेंट्स को निकाल देंगे, डीरिकग्नाइज कर देंगे। नहीं करेंगे ना, हम इसको लोन अकाउंट फॉर करेंगे। तो 2019 और 2020 की अकाउंटिंग एंट्रीज पूछी हैं, चलें करता हूं। चूंकि हम इसको अपनी बुक्स में रखेंगे, एज इट इज रखेंगे, तो हमें फिर टेबल तो वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो टेबल बना लेते हैं वर्किंग में। 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 19 और 31 दिसंबर 20। चूंकि बस 20 की अकाउंटिंग कही है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग बैलेंस, इफेक्टिव इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट, कैश फ्लो और क्लोजिंग बैलेंस। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है इस टेबल का? इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट होती है फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो हमने इसको 105 रुपए का खरीदा था और 6000 रुपए ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की थी। 2000 इंटू 105 प्लस 6000 कितने हो गए? 216। इफेक्टिव रेट कितना है? इफेक्टिव रेट 12% है जी। कितना हो गया? 2,65920। क्या कर रहे हैं यार? 25920। और कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो क्या होगा? ₹15 पर डिवेंचर। ₹30,000। तो क्लोजिंग हाँ जी, कैलकुलेटर तो लेके आया ना यार। 211,920। अगले साल ये हो गया ओपनिंग। अच्छा, चूंकि ये फेयर ट्रांजेक्शन नहीं है, यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हो रहे, तो फिर ये सेल नहीं है। इन्वेस्टमेंट हमारी बुक्स में रहेगी और जितने का हम आज बेच रहे हैं तो टेक्निकली हम उतना लोन ले रहे हैं। अगले साल 12% लगाएं। 25430। 30,000। क्या रह गया क्लोजिंग? $207,350। अगले साल ये ओपनिंग बन गया इधर 24,882। 30,000। चल बस ये टेबल बनाया क्योंकि 2019-20 की अकाउंटिंग करनी है। अच्छा, गुजारा चल सकता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ क्लियर करने के लिए टेबल बना के दे रहा हूं, वरना ब्रैकेट से भी गुजारा चल जाएगा। ये तो टेबल हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट का।
मैं आपको जो हमने लोन लिया ना उसका भी टेबल बना के देता हूं, उसके बगैर गुजारा चल सकता है, ब्रैकेट्स में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आसानी हो जाएगी समझने में। मैं आपको लायबिलिटी का भी टेबल बना देता हूं। देखिए है तो ये एक रीपेमेंट स्केड्यूल ही ना, ये रीपेमेंट स्केड्यूल है, तो जो हम लोन ले रहे हैं उसका भी एक रीपेमेंट स्केड्यूल है, उसको भी बिल्कुल इसी तरह से हम बना सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस, उस पर भी हमें एक इंटरेस्ट पड़ रहा होगा, उसमें भी एक कैश फ्लो है और उसका भी एक क्लोजिंग बैलेंस है। हम आज कितने में बेच रहे हैं डिवेंचर्स? 120 इंटू 2000 240,000, तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका 240,000 हो गया। इस लोन ट्रांजेक्शन पे हमें इफेक्टिवली क्या रेट पड़ रहा है? दिया हुआ है, वो कमा रहा है तो हमें पड़ रहा है ना 17.106%, हमें पड़ रहा है, वो अर्न कर रहा है तो हमें पड़ रहा है। देखें ये 30,000 वो ले जाएगा, लिखा हुआ है कि 2019 और 20 का जो इंटरेस्ट है वो ले जाएगा, तो वो भी तो उसको पैसे ही जा रहे होंगे ना, तो एक तरह से हमारा लोन रीपे हो रहा होगा। तो 240 पे हमें कितना इंटरेस्ट पड़ रहा है? कितना? 41054 जी 41055 कर लें, वो पूरा नहीं होगा वरना। ये असल में ना ये 106 के आगे था तो वो मैंने 155 कर लेते हैं। अच्छा अब वो 2019 में कितना कैश ले जाएगा हमसे? बेशक हमसे नहीं लेके जा रहा, लेकिन जो हमें वहां से इंटरेस्ट मिल रहा था वो ये ले जाएगा। लिखा हुआ है कि 2019 और 20 का इंटरेस्ट ये ले जाएगा। सिर्फ इंटरेस्ट या कूपन पेमेंट्स, पेमेंट्स उसमें सिर्फ इंटरेस्ट? ये इंटरेस्ट ही होता है ना फेस वैल्यू के ऊपर। कूपन रेट जो होता है वो फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट ही होता है। उसमें प्रिंसिपल नहीं, ये जो कटे से कुछ प्रिंसिपल नहीं हम लोग देता। कूपन पेमेंट के अंदर इंटरेस्ट, कूपन पेमेंट इंटरेस्ट का ही रेट होता है, ये इंटरेस्ट ही होता है। तो हमने वो उसको इस तरह स्केड्यूल कर दिया कि वो हमने इसको इंटरेस्ट कहा है, कोई ये कूपन पेमेंट है, वो इंटरेस्ट होता है फेस वैल्यू के ऊपर, तो फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट ही होता है, तो ये इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू ही है। हमारी चूंकि इनिशियल मेजरमेंट अमाउंट कुछ और थी तो हमने इसको इंटरेस्ट बनाया इफेक्टिव रेट पे, वरना अगर उस लेंडर की बात करें या बोरोर जो भी है उसने फेस वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट देना है ना, वो ये, तो ये वो हमसे ले जाएगा एचएफ, तो वो उसकी पेमेंट ही हो रही होगी ना 30,000। ये एचएफ के लोन का स्केड्यूल बना रहा हूं, देखें रीपेमेंट स्केड्यूल ही है ना ये। 2019 का जो कूपन आएगा वो रख लेगा, तो हमारी तरफ से तो एक लोन पे ऑफ हुआ ना, तो बाकी क्या रहेगा? 251055। इसी तरह 31 दिसंबर 20 को ये हो गया 251055। अब इस पे लगाएं इंटरेस्ट, 42946 जी 30 माइनस, अच्छा 30 नहीं, हम उसको एक तो 2 साल के वो हमसे ये कूपन ले जाएगा, फिर 31 दिसंबर 20 पे हमसे वो कितने पैसे लेके हमें डिवेंचर वापस कर देगा? 132 इंटू 2000 264, तो हमसे वो 294 ले जाएगा। कितना बच गया बाकी?
तो वो लोन हमारा इस तरह से सेटल हो जाएगा। यानी अब देखिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है, इंटरेस्ट इनकम भी है। इंटरेस्ट इनकम क्यों है? क्योंकि हमने अपना फाइनेंशियल एसेट डी रिकॉग्नाइज नहीं किया, वो अपनी जगह मामला चल रहा है। और इंटरेस्ट एक्सपेंस क्यों आना शुरू हो गया? क्योंकि हमने लोन अकाउंट फॉर किया हुआ है। तो अब यहां से उठा के एंट्रीज कर लेते हैं। एक 1 जनवरी 19 को जब हम डिवेंचर्स लीगली बेच रहे हैं, इन सब्सटेंस हम बेच नहीं रहे, इन सब्सटेंस हम लोन ले रहे हैं, तो कैश डेबिट और लोन क्रेडिट। आप इसमें लोन का वर्ड इस्तेमाल कर लें, आप कह लें फाइनेंशियल लायबिलिटी, और एग्जामिनर को यह भी बता दें कि मुझे पता है कि मैं रेपो को इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो साथ ब्रैकेट में रेपो लिख दें। इसके लिए रेपो का वर्ड इस्तेमाल होता है। कितने पैसे ले रहे हैं आज हम, यानी इन्वेस्टमेंट कितने में बेच रहे हैं आज हम? 240। तो आज हम इतना कैश लोन रिकॉर्ड कर लेंगे। 31 दिसंबर पे जो ये वाली अकाउंटिंग है ये चलाएंगे, ये चलेगी अकाउंटिंग। इन्वेस्टमेंट डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ये क्यों चलेगी? क्योंकि एसेट डी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। तो ये 2019 का 25,430 ये इंटरेस्ट हमारी इनकम बनेगी। अच्छा, वो जो अगली एंट्री होती है जिसमें हम कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करते हैं कूपन पेमेंट से, अब क्या डेबिट करूं? 30,000 की क्या एंट्री करूं? ये हमने उसको दे दिया ना, अब कैश डेबिट की बजाय लोन डेबिट करेंगे। फाइनेंशियल लायबिलिटी रेपो 30,000, और चूंकि लोन की अकाउंटिंग हो रही है तो इस पे इंटरेस्ट एक्सपेंस पड़ेगा। फोर 1,055 ये। चूंकि एसेट हमारी बुक्स में है तो एसेट वाली अकाउंटिंग भी होगी, और हमने चूंकि लोन अकाउंट फॉर कर लिया तो फिर वो लोन के इंटरेस्ट एक्सपेंस भी बनेगा। ये वाली एंट्री समझ आई? जो हम कैश डेबिट करते थे, अब कैश तो हमें आना ही नहीं है, कैश तो उसको चला जाना है, तो वो हमने एक लायबिलिटी बनाई हुई है, तो वो लायबिलिटी डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। और बिल्कुल इसी तरह से यही एंट्रीज 2020 में भी हो जाएंगी। वैल्यूज आपके सामने, 2020 का इंटरेस्ट है, 2020 की कूपन पेमेंट है, और 2020 का ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। और जब हम डिवेंचर्स वापस खरीद लेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? वो तो पहले ही हमारे पास, फिर बस वो अब लायबिलिटी सेटल हो गई ना। लोन डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट 264,000 294,000। तो आप इसका 2020 की एंट्रीज देख लें, ऐसी ही होंगी। वर्किंग तो आपके सामने कर दी है, देख लें इसकी 2020 की एंट्रीज देख लें। हाँ जी, अच्छा फैक्टरिंग पे आ जाते हैं। नोट्स पे आइए वापस, पेज नंबर 4 के एंड पे। पेज नंबर 4 के एंड पे
फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या है? फैक्टरिंग होती है जब हम अपने रिसीवेबल्स को बेच देते हैं। तो या तो ये विद रिकोर्स होता है, विदाउट रिकोर्स होता है। विद रिकोर्स क्या होता है? जिसमें हमने जिसको बेचा है, ये ट्रांजेक्शन दोबारा समझ लें, हमने अपने डेटर से पैसे लेने थे। हमने कहा कौन मगजमारी करे उनके साथ, हमने बदमाश हायर कर लिए और बदमाशों से कहा कि उनको तुम खुद ही संभाल लेना, हमने उनसे 100 लेने थे, तुम हमें 70 दे दो, तुम जानो और वो जाने। अब वो जो बदमाश है, अगर उस डेटर से वो पैसे नहीं निकलवा सकेगा तो वो हमें आके नहीं बताएगा मैं पैसे नहीं निकलवा सका, उसकी तो बदमाशी खराब हो जाएगी। तो इसको कहते हैं फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स, यानी बदमाश जाने और डेटर जाने। अगर वो बदमाश डेटर से पैसे नहीं निकलवा सकेगा तो किसका मसला है? बदमाश का। ये है विदाउट रिकोर्स के हमें वो दोबारा नहीं पूछेगा आके। एक होता है विद रिकोर्स, जिसमें वो हमारा सिर्फ एजेंट बन के डेटर के पास जाएगा और उससे पैसे लेके आएगा, और अगर डेटर ने उसको पैसे दे दिए तो हमें लाके हवाले कर देगा, और अगर डेटर ने पैसे नहीं दिए तो हमें आके बता देगा। लेकिन हमने उसकी सर्विस मेनली इसलिए भी ली थी कि डेटर से तो पैसे मिलने थे 3 महीने बाद, हम उस फैक्टर से अभी पैसे ले लेंगे, और वो जो अभी पैसे लेंगे फिर उस पर वो हमसे इंटरेस्ट भी लेगा। तो ये डेटर बेच देना फैक्टरिंग है, और वो विद रिकोर्स भी हो सकता है, विदाउट रिकोर्स भी हो सकता है। अगर डेटर विद रिकोर्स बेचे हैं हमने, तो डेटर्स का रिस्क अभी हमारे सर पे ही है या फैक्टर का रिस्क हो गया? विद रिकोर्स हमारे सर पे है, तो क्या टेक्निकली हमने डेटर्स बेच दिए? नहीं, तो डेटर्स हमारी बुक्स में रहेंगे, डी रिकॉग्नाइज नहीं होंगे। लेकिन अगर हमने डेटर्स बेचे हैं विदाउट रिकोर्स, बदमाश को बेच दिए, अब बदमाश जाने और डेटर जाने, तो डेटर्स के डूबने का रिस्क किसका है? अब हमारा तो नहीं है ना, तो हमारे पास डेटर्स गए डी रिकॉग्नाइज। तो अगर फैक्टरिंग विद रिकोर्स है तो डेटर्स डी रिकॉग्नाइज नहीं होंगे, लेकिन अगर फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स है तो फिर डेटर डी रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। अब इसका एक आसान सा सवाल बना हुआ है मैंने, वो आप देख ही लें, वो भी काफ़ी है। क्वेश्चन 7 पढ़ लें और उसका सोल्यूशन चाहे देख ही लें, वैसे अच्छा है सॉल्व कर लें, लेकिन सोल्यूशन देख लें तो भी काफ़ी है। बच्चों वाली एंट्री, डेबिट डेटर वाली एंट्री देख लें, क्वेश्चन 7 देख लें और उसका सोल्यूशन भी देख लें।
हाँ जी, डन। कोई मुश्किल परेशानी? चलें, फाइनेंशियल एसेट्स की डिरेगनेशन ख़त्म। इसमें एक बस एक लास्ट छोटी सी चीज़ पढ़ लें, फिर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा टेक्निकल है, उस पर फिर इंशाल्लाह कल से ऑनवर्ड बात करते हैं। पेज नंबर 5 के शुरू में आइए, पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 के शुरू में राइट ऑफ लिखा हुआ है। जो आज तक बचपन से आपको राइट ऑफ का पता है ना, ये वही है। बैड डेट राइट ऑफ क्या होता है? एसेट क्रेडिट कर देते हैं, यकीन हो जाए कि नहीं मिलना, ये वही लिखा हुआ है। ये राइट ऑफ पढ़ के देख लें, वही लिखा हुआ है। मैंने आपको क्रेडिट इम्पेयर्ड में लॉस अलाउंस ही रिकॉर्ड करने को कहा है। बाज के ख्याल में वो राइट ऑफ होता है, लेकिन राइट ऑफ ये होता है, ये मैंने स्टैंडर्ड ही का पैराग्राफ कॉपी किया हुआ। राइट ऑफ ये होता है, क्रेडिट इम्पेयर्ड राइट ऑफ नहीं होता, तो उसके लिए लॉस अलाउंस ही रखना है। अच्छा, कल आप वो सवाल देखा, ये जो मैंने अभी क्लास के शुरू में कहा था कि क्रेडिट इम्पेयर्ड वाला जो पिछले नोट्स थे उसमें 2.2 पढ़ के पिछले नोट्स का क्वेश्चन नंबर 8 अच्छी तरह देखा हीगा, देखा ना आप कल? ये प्रोबेबिलिटी पे बेस है, मतलब अगर क्या हम सर्टेनिटी के करीब हैं तो फिर राइट ऑफ, हाँ, उससे नीचे नीचे है तो फिर वो क्रेडिट इम्पेयर्ड। नहीं, क्रेडिट इम्पेयर्ड होता है कि हालात ख़राब हो गए और उस हालात ख़राब में यकीनन हमारे पैसे डूबेंगे नहीं, अभी कुछ पता नहीं है, तो वो क्रेडिट इम्पेयर्ड है, लॉस अलाउंस। ये तो है कि मैं गए पक्के, अब हमने कोलेटरल वगैरह भी सब देख लिया, अब हमें नहीं मिलने पैसे, तो राइट ऑफ है। क्रेडिट इम्पेयर्ड की कुछ निशानियां थी कि कंपनी के हालात ख़राब हो गए, किसी ने वो मुझे अब याद नहीं है, उसकी निशानियां थी, कुछ मिसालें 5-6 पॉइंट थे। इब्ने माजा में रिवायत है और एड्रेस तो ये मेल्स को है, लेकिन फीमेल्स जो मेरी बात सुन रही हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सैयदना सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब सोने चांदी के बारे में कुरान में नाजिल हुआ तो लोगों को फिक्र हुई कि हम कौन सा माल रख सकते हैं, नहीं जब वो है ना कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है या ज़कात या इस सब, तो लोगों को फिक्र हुई कि फिर हम कौन सा माल अपने पास रखें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अच्छा मैं पूछ के बताता हूँ। फिर वो ऊँट पे गए तेज़ी से आप की खिदमत में हाजिर हुए। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कौन सा माल रख सकते हैं, यानी हम अपने लिए क्या रखें। अच्छा, अब उन्होंने बात माल के हिसाब से की है, लेकिन आपने जो नसीहत फरमाई है, तुम में से हर एक को चाहिए कि शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली जबान और मोमिना बीवी रखे जो आखिरत के मामले में तुम्हारी मदद करेगी। शुक्र करने वाला दिल और जिक्र करने वाली जबान और मोमिना बीवी रखे जो आखिरत के मामले में तुम्हारी मदद करेगी। इसमें जो फीमेल्स मेरी बात सुन रही हैं, अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ से आपको एक फ़िक्र मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नसीहत फरमाई है। और जो भी मैरिड नहीं हैं और कल को वो इस रोल में इंशाल्लाह आएंगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि मोमिना बीवी जो आखिरत के मामले में तुम्हारी मदद करे। और यहाँ पर ना मैं एक और नसीहत कर देता हूँ, शायद थोड़ी जल्दी है लेकिन शायद आपके बात दिल में रह जाए। अब आप लोग अपने पैसे कमाने वाले हो जाएंगे तो जो अगला काम आपने करना होगा वो शादी करनी होगी। शादी के मामले में ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का एक मफहूम है
रिश्ते के हवाले से आपने में फरमाया था कि जो शादी की जाती है नॉर्मली उसकी 4 वजूहात होती हैं। जो ज़ाहरी हुस्न जमाल है उसकी बेस पे होती है, ख़ानदान उसकी बेस पे होती है, हसन मसब क्या है जिसको हम आम बरादरी या इस तरह की चीज़ें कहते हैं, माल यानी फाइनेंशियल स्टेटस, और दीन। ये 4 चीज़ें हैं नॉर्मली जो शादी के लिए देखी जाती हैं। तुम दीन को प्रेफर करना, हुस्न जमाल, हसब नसब, माल और दीन, तुम दीन को प्रेफर करना। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।